वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 की चौथी इकाई कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसके लेखक का नाम है शंकर दयाल शर्मा। इस पाठ का अभ्यास करने से पूर्व हम शंकर दयाल शर्मा का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था। यानी कि यहाँ पर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो पाठ है, इसका साहित्य प्रकार क्या है? रेखा चित्र। तो इस रेखा चित्र में शंकर दयाल शर्मा ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया और फिर हमारे सामने यह निष्कर्ष दर्शाया है कि लाल बहादुर शास्त्री अपने कर्मठता के कारण ही आगे बढ़े और इसी कारण ही वो एक अति सामान्य गरीब परिवार से उठकर प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे। उनके लिए कर्म ईश्वर था। कर्म के प्रति उसको अटल विश्वास था और संपूर्ण रूप से वो कर्म के प्रति क्या थे? समर्पण थे और वही उनके जीवन विकास का मूल आधार है। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ का अभ्यास करें। पहला, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। यानी कि शास्त्री जी के नाम के साथ कौन सा विशेषण जुड़ा हुआ है? कर्मयोगी। इस पाठ का शीर्षक ही क्या है? कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री।
तो उसके नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बहुत ही उपयुक्त है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। यानी कि शास्त्री जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, छोटे से सामान्य परिवार में, और उस सामान्य परिवार से ऊपर उठकर वो कौन से पद पर पहुंचे थे? देश के प्रधानमंत्री पद पर। और वो जिस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे थे, उनका रहस्य क्या था? उनका कर्मयोगी होना, यानी कि कर्म के प्रति निष्ठ होना। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। यानी कि शास्त्री जी ऐसे लोगों में से नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करते हुए बैठे रहते और अपने किस्मत चमकने की राह देखते। वो तो ऐसे लोगों में थे जो हथेली की लकीरों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि अपने कर्म पर विश्वास करते, अपने विचारों पर, अपने चिंतन पर विश्वास करते हैं, और फिर उसी के आधार पर वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यानी कि शास्त्री जी के लिए क्या ईश्वर था? अपना कर्म ही ईश्वर था, और वह बिना फल की आशा रखे अपने कर्म के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी थी। यानी कि शास्त्री जी को जब भी अपने कर्म का फल मिलता था या फल प्राप्ति के अवसर मिलते थे, तो तब भी वो उसके प्रति उपेक्षित, यानी कि इतना महत्व नहीं देते थे फल को। वो सबसे ज्यादा महत्व कर्म को देते थे, फल तो अपने आप ही उसे मिलता रहता था। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था। यानी कि उनका संपूर्ण जो जीवन था वो किसका प्रतिरूप था? श्रीमद् भगवद गीता के निष्काम कर्मयोग का। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी कहने के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। अर्थात शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था। यानी कि कर्मयोग तो था ही, लेकिन कैसा कर्मयोग? जिसमें फल की कोई आशा न हो। अब आगे, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। यानी कि शास्त्री जी के जीवन में उनका जो उद्देश्य था, उनका जो लक्ष्य था, वो जो प्राप्त करना चाहते थे, उनके प्रति उनको दृढ़ विश्वास था। आस्था अर्थात विश्वास। और फिर उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, कर्मनिष्ठा, सतत कर्म करना, और फिर
कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये 3 बातें थी जो उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती थी। अर्थात मान लो कि आपका उद्देश्य है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं भविष्य में उस तक पहुंच पाऊंगा, एक सफल डॉक्टर बन पाऊंगा। और फिर सिर्फ विश्वास से डॉक्टर नहीं बना जा सकता। वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जब आप मेहनत करके अपने उद्देश्य पर पहुंच जाओ, अर्थात मेहनत करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओ, तो फिर डॉक्टर का क्या कर्म होता है, उसका काम क्या होता है, उस काम के प्रति आपका संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ऐसे ही कुर्सी पर बैठे बैठे डॉक्टर नहीं, सफल डॉक्टर नहीं बन सकते। उसके लिए अपने कर्मों के प्रति समर्पण भी होना चाहिए, तब जाके हमें सफलता मिलती है। तो यहाँ पर भी शास्त्री जी के जीवन में भी यह 3 बात थी कि उद्देश्य के प्रति विश्वास, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत, कर्म और फिर कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उनमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको सफल होना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना है, तो उसके लिए अपने कार्य और समर्पण, अपने कार्य में समर्पण होना चाहिए, भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए, तब जाके यह हो सकता है। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यानी कि शास्त्री जी के जीवन में सफलता का रहस्य यही है कि उनके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में क्या था? समन्वय था। और किसी भी व्यक्ति, समाज और देश का विकास इसी रहस्य में है कि भक्ति और कर्म का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत में क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। यानी कि शास्त्री जी का जो संपूर्ण जीवन था वो श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण था। उनके ये जो गुण हैं वो उनके कार्य और विचारों में अभिव्यक्त नहीं पाए जाते, बल्कि उनको देखते ही हमें यह एहसास हो जाता है कि उनके जीवन में कितनी सादगी है, कितनी सेवा है, कितना समर्पण भाव है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। यानी कि जैसा कहते थे वैसा ही करते थे, और जो भी करते थे वो सिर्फ किसके लिए करते थे? अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिनके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे।
और उन्हें चाहते भी थे। यानी कि ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो जैसा करते थे वैसा ही कहते थे, वैसा ही करते थे। और इसके ही कारण देशवासी उन पर बहुत ही अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी जो राजनीतिक डोर थी उसको संभालना और देश को चलाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब देशवासियों को यह विश्वास था कि इस देश को संभालने की और आगे बढ़ाने की ताकत किसमें है? शास्त्री जी में है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति से देशवासियों की जो ये आकांक्षा थी, ये जो इच्छा थी, वो पूरी की। अब आगे शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। यानी कि शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी, जो हम आगे भी देख चुके हैं कि उनका जन्म कैसे परिवार में हुआ था? एक सामान्य परिवार में, और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी। और जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी उनका व्यक्तित्व सामान्य ही रहा। मतलब कि यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। यहाँ पर हम तस्वीर में देख सकते हैं कि यह है लाल बहादुर शास्त्री। तो इनको देखकर ही पता चल जाता है, उनके व्यक्तित्व को देखकर ही, कि वो कितने सादगी से भरपूर है, उनका जीवन कितना सामान्य है। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। यानी कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व देखकर हमें ऐसा लगता है कि उनका व्यक्तित्व किससे करीब था? महात्मा गांधी से ज्यादा करीब था। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मतलब कि जब देश की आज़ादी की लड़त हो रही थी तब महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने सन 1921 में अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होगी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही पाठ का अभ्यास करेंगे। आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।